गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। दिस साइड सी है राहुल बजाज। आज हम अभी इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड हम क्यू एंड ए सेशन कर रहे हैं। अप्रोक्स 20 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 20 क्वेश्चन नंबर 21 जो इनपुट के चैप्टर सेक्शन 16 से रिलेट है। सेक्शन 16 हमने अपनी फर्स्ट वीडियो जो इस सेशन की इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यू एंड ए सेशन की फर्स्ट वीडियो में हमने सेक्शन 16 डिस्कस करा था, जिसमें सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 की कंडीशंस को हमने ध्यान में रखा था। आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं क्वेश्चन 21 टू 25, इसमें क्वेश्चन जो 21 है, they said payment has been made to the vendor beyond 180 days due to relaxed payment terms by the vendor. आप प्लीज इस वर्ड्स पे फोकस रखना। रिलैक्स्ड पेमेंट टर्म्स सॉरी बाय द वेंडर वेदर आईटीसी नीड्स टू बी रिवर्स्ड आफ्टर 180 डेज। मैं पहले इसकी थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता देता हूँ एज पर जीएसटी। जो सबसेक्शन 2 है उसमें एक सेकंड प्रोवाइजो है। सेकंड प्रोवाइजो इज सेट वेयर द रिसिपिएंट इज fails to pay to the supplier of goods and services other than in the reverse such cases the amount towards the value of supply along with tax payable thereon within 180 days from the date of issue of invoice by the supplier, an amount equals to the ITC availed by the recipient is required to be added to his output tax liability along with interest thereon in such a manner as may be prescribed। आपको इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं बताता हूँ इसमें क्या लिखा है। जो सेक्शन हमारा 16 है, सब सेक्शन उसका 2, उसका सेकंड प्रोवाइजो हमें ये कह रहा है कि अगर कोई भी रिसिपिएंट जिसने पहले उस बिल के अगेंस्ट में इनपुट क्लेम करा हुआ है, अगर विद इन 180 डेज के अंदर अंदर वो अपने जो भी उसका सप्लायर है, जो भी उसकी पार्टी है, अगर 180 डेज के अंदर अंदर उसको पेमेंट नहीं करता और उसका इनपुट जो है, इनपुट ऑफ गुड्स हो या इनपुट ऑफ सर्विसेज हो, वो ऑलरेडी क्लेम कर चुका है। 180 डेज निकलने के बाद उसको अपना इनपुट अपनी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में जब भी वो अपनी 3B फाइल करेगा उसमें ऐड करना होगा और विद इंटरेस्ट उसको पेमेंट करनी होगी। ये सेकंड प्रोवाइजो बोलता है। इसका थर्ड प्रोवाइजो है, थर्ड प्रोवाइजो ये कह रहा है जब भी वो पेमेंट कर देगा देन वो उसका रिक्रेडिट या रिक्लेम दोबारा से कर सकता है। और सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 की जो टाइम लिमिट है अप टू सितंबर और एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर वाली, वो जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। वो चाहे 2 साल बाद अगर उस पार्टी को पेमेंट करता है देन वो 2 साल के बाद भी अपना इनपुट का क्लेम करने के लिए एलिजिबल होगा। सो ये दो चीजें इसमें हमारे पास फर्स्ट पैरा में। मैं अभी आपको लॉ के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन की डिमांड क्या है और क्वेश्चन में क्या उसका ओपिनियन होगा वो हम अभी डिस्कस करते हैं। देन फर्दर एज पर रूल 37(4) जो टाइम लिमिट मैंने आपको बता दिया 16(4) जो है रीवेलिंग के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। अब मैं आपके एक बार दोबारा हाईलाइट जो मैंने वर्ड्स करे हैं उसके ऊपर फोकस डालता हूँ। ये क्वेश्चन जो है सारा उसी के ऊपर बेस है। सेक्शन 16(2) जो सेकंड प्रोवाइजो है वो स्टार्ट होता है वेयर ए रेसिपिएंट फेल्स टू पे टू द सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब फेल्स टू पे, जब वो फेल हो जाता है अपनी ड्यू डेट्स में पेमेंट करने के लिए और पेमेंट करने के 180 दिन उसके निकल जाते हैं, देन उस केस में उसको अपना इनपुट रिवर्स करना पड़ेगा। बट क्वेश्चन इज दैट payment has been made to a vendor beyond 180 days due to the relaxed payment term not fail। अगर उसके पास फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मिस्टर ए ने मिस्टर बी को जो गुड्स सेल करी हैं, मिस्टर बी ने उसका इनपुट क्लेम कर लिया बट जो एज पर क्रेडिट टर्म्स है उसको 3 मंथ नहीं 6 मंथ नहीं, फॉर एग्जाम्पल उसको 9 मंथ तक का क्रेडिट पीरियड दे दिया गया है, अप्रोक्स 3 महीने और 270 डेज का, कि आपके पास रिलैक्स्ड पेमेंट टर्म इसको बोलते हैं। कि वो रिलैक्स्ड पेमेंट टर्म है कि आप 270 दिन के अंदर अंदर हमें आप पेमेंट कर सकते हो, अप्रोक्स 200 दिन के बाद वो पेमेंट करता है। बट एज पर जीएसटी लो अब 180 डेज में अगर वो फेल हो जाता है देन उसको अपना क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। द क्वेश्चन इज डैट कि अगर हम लो को ऐसे अपने स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करते हैं देन ही सेड कि फेल्स टू पे, क्या जब मेरे पास कोई रिलैक्स्ड पेमेंट टर्म है देन मैं भी उस समय भी मैं फेल्स टू पे हो रहा हूँ, जबकि मेरे पास जो मेरी ड्यू डेट है वो ड्यू डेट अप्रोक्स 6 मंथ 180 डेज से ज्यादा की ड्यू डेट है।
मेरे पास टाइम पीरियड सबसे ज़्यादा है पेमेंट करने के लिए, मेरे ड्यू भी अभी ओवर ड्यू में नहीं आया, देन हाउ इट इज़ पॉसिबल कि मैं फेल्स टू पे हो चुका हूँ। अगर मैं फेल्स टू पे में आया ही नहीं, देन क्या मुझे फिर भी इनपुट जो है 180 डेज के बाद रिवर्स करना है या नहीं करना, क्वेश्चन इज दैट। अब समझ में आया, ये पॉइंट जो है फेल्स टू पे के ऊपर टिका हुआ है। क्या फेल्स ऑफ पे को मैं ऐसे स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करूं कि अगर ड्यू डेट मेरी 3 मंथ या 6 मंथ है, उसके बाद भी पेमेंट नहीं करता, देन उस केस में मुझे इनपुट रिवर्स करना पड़ेगा, और या मेरे पास 9 मंथ या 10 मंथ का क्रेडिट पीरियड है और मैं 180 डेज निकल जाते हैं, मेरे पास मैं फेल्स टू पे नहीं होता हूँ, मेरी ड्यू डेट ओवर ड्यू नहीं होती है, देन उस केस में भी मुझे रिवर्स करना पड़ेगा या फिर नहीं करना पड़ेगा। सो क्वेश्चन हमारा ये है। अब मैं आपको इसमें मैंने आपको एज पर प्रोविजन समझाया, इस क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन का क्या है। अब हम ओपिनियन पे चलते हैं। इन द वो सेम ही चीज है। इन द फोरसेट सेक्शन जो है, ये एज वेल एज रूल द वर्ड्स यूज जो हो रहे हैं, फेल्स टू पे टू द सप्लायर। एक व्यू ये भी है, जो व्यू मैंने आपको बताया कि जो फेल्स टू पे, अगर मेरे पास क्रेडिट जो है वो सबसे ज्यादा होता है, नॉट वेयर द पेमेंट टर्म इज बियॉन्ड 180 डेज, देन इन केस नो फेलियर्स टू पे दैट कैन बी एट्रीब्यूट टू द रिसिपिएंट। बट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आज तक जीएसटी में अप्रोक्स 3 साल से जीएसटी ऊपर हो चुका है, हाउ एवर देर इज नो एडवांस रूलिंग। इस पे ऊपर कोई एडवांस रूलिंग अभी तक नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, गाइडेंस कोई भी अवेलेबल नहीं है टू सपोर्ट सच ए व्यू डिस्टिंग्विश्ड केसेस बेस्ड ऑन द पेमेंट टर्म्स, की वो इस चीज को अगर क्लैरिफाई करे कि अगर मेरे पास रिलैक्स पेमेंट टर्म है, देन उस केस में भी क्या मुझे इनपुट रिवर्स करना है या नहीं करना। बट एज पर अगर हम इनके लॉ की इंटेंशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, देन देयर फोर प्रोविजंस अंडर सेकंड प्रोविजन जो है 16(4) आर रिक्वायर्ड टू बी ट्रीटेड एज एप्लीकेबल इन केस वेयर पेमेंट हैज बीन मेड टू द वेंडर बियॉन्ड 180 डेज एज पर द रिलैक्स्ड पेमेंट टर्म, एंड आईटीसी विल हैव टू बी पेड बैक रिवर्स टुगेदर विद इंटरेस्ट आफ्टर 180 डेज। वो कह रहे हैं अगर आप प्रोविजन के अकॉर्डिंग चलते हो और इसकी जो इंटरप्रिटेशन है, अगर उनके अकॉर्डिंग हम इनकी इंटेंशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, चाहे वो आपका रिलैक्स्ड पेमेंट टर्म हो, चाहे वो आपका ड्यू कम नॉर्मल क्रेडिट पीरियड हो, जो 3 मंथ लेके चलते हैं, अगर आपकी पेमेंट 180 डेज से ज़्यादा हो जाती है, पेंडिंग को 180 डेज से ज़्यादा हो जाती है, देन उस केस में आपको इनपुट एज पर सेकंड प्रोवाइजो ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग रिवर्स करना पड़ेगा, और जब भी विद इंटरेस्ट रिवर्स करना पड़ेगा, और जब भी आप इसको पेमेंट करोगे, देन उस केस में आप इसका इनपुट लेने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब इस क्वेश्चन के अलावा इसमें मैं दो चीज और ऐड ऑन करना चाहता हूँ, हालांकि हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वेश्चन में भी उस पॉइंट को डिस्कस करेंगे, बट मैं एक चीज अभी डिस्कस कर देता हूँ इंटरेस्ट को लेके, कि सर इसके ऊपर 180 डेज वाला जो इंटरेस्ट है वो कब से कैलकुलेट होगा। क्या क्वेश्चन इज दैट, क्या वो इंटरेस्ट जो है, जब मेरी ड्यू डेट निकल गई 180 डेज मुझे पेमेंट को नहीं हुए, तो मेरा आफ्टर ड्यू डेट जो 181 डेज होगा, वहां से लेके जब तक मैं पेमेंट नहीं करता, क्या मुझे वहां तक का इंटरेस्ट देना है या कब तक का देना है इंटरेस्ट। आप सोच के देखो, ये इंटरेस्ट वहां तक का तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि 181 डेज के ऊपर तो आपको इनपुट लो रिवर्स करने के लिए कह रहा है कि जो गवर्नमेंट का आपने बेनिफिट लिया, इनपुट का बेनिफिट लिया, उस बेनिफिट को आप रिवर्स करो। तो इंटरेस्ट जो गवर्नमेंट चार्ज कर रही है वो उस दिन से कर रही है जिस दिन इशू ऑफ इनवॉइस हुआ है आपको, और उस दिन से लेके जिस दिन आपने रिवर्स करा है उस दिन तक, मतलब सपोज 180 डेज अगर है, आपने एग्जैक्ट 1 डेज में रिवर्स करा है, देन 180 डेज का ही इंटरेस्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल एट द रेट 18% होगा। राइट। एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ, जो कि मे बी बहुत कम लोग अवेयर होते हैं, कि जो हमारी आपको एज यू नो आइडिया होगा कि कुछ सप्लाईज या जो भी हमारी ब्रांच ट्रांसफर होती है, उसको एज पर शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग उसको सप्लाई ट्रीट करा जाता है, और उसके ऊपर जीएसटी भी एप्लीकेबल होता है। इवन देयर इज नो कंसिडरेशन, देन भी हम शेड्यूल 1 में उसको एज ए सप्लाई मानते हैं और उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल करते हैं। तो इन दिस केस, इन दिस सिनेरियो, मतलब जब हम शेड्यूल 1 के केसेस देखते हैं, या जो भी सिस्टर कंसर्न्स होती हैं, उनके ऊपर ये सेकंड प्रोवाइजो ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 16 का 180 डेज वाला जो है, रिवर्सल वाला जो है, वो एप्लीकेबल नहीं होता, बिकॉज एज पर रूल जो होता है, इन कंपनीज को जो शेड्यूल 1 में रजिस्टर्ड होती हैं, अगर वो एक दूसरे को सप्लाईज करती हैं जो सेम जीएसटी नंबर की, सेम अपनी जो सिस्टर कंसर्न्स है उसकी जो सप्लाई जब भी करती हैं, सो ये अज्यूम करा जाता है कि वो डीम टू बी पेड मानी जाएंगी। अगर वो ऑब्वियस है, वो डीम टू बी पेड माना जाता है, देन उस केस में उसको कोई भी रिवर्सल का 180 डेज के ऊपर कॉन्सेप्ट नहीं आता। राइट। सो ये क्वेश्चन हमारा था 21।
जिसमें हमने 180 डेज को लेके अपना थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करी मैंने आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारा 180 डेज से ही रिलेटेड है। इन केस पेमेंट अगेंस्ट द टैक्स इनवॉइस इज मेड आफ्टर 180 डेज, whether a registered person can pay interest to the government voluntarily for the period between the date of expiry of 180 days and actual date of payment to the supplier instead of reversing the ITC। मैंने आपको इंटरेस्ट से बताया, वो मैंने बताया था आपको नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ही होगा, ये नेक्स्ट ही है। इस केस में ये हमसे वो चीज नहीं पूछ रहा, बट इस चीज में थोड़ा सा ये उल्टा पूछ रहा है। ये कह रहा है क्या मैं इनपुट को 181 डेज पे रिवर्स ना करके क्या गवर्नमेंट को मैं जब भी मैं एक्चुअल में पेमेंट करूंगा 181 डेज से लेके जब मैंने एक्चुअल पेमेंट करी उस पीरियड का मैं गवर्नमेंट को क्या इंटरेस्ट प्रोवाइड कर दूं? क्या मुझे फिर इसके लिए मुझे जो वन इनपुट है मेरा क्या वो मुझे रिवर्स नहीं करना पड़ेगा? तो आंसर इज नो, स्ट्रिक्टली नो, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ये कॉम्प्लायंस नहीं है। लो यही कह रहा है आपको 180 डेज में आपका इनपुट जो है वो ऑलरेडी आपको रिवर्स करना पड़ेगा, और जो इंटरेस्ट पार्ट है वो फ्रॉम द डेट ऑफ द इनवॉइस टू द रिवर्सल ऑफ द इनपुट तक ही एप्लीकेबल होता है, ना कि 181 डेज से एप्लीकेबल होता है, जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया, राइट। तो वो ऑन द डेट ऑफ इनवॉइस से लेके आपका जब आपने रिवर्स करा तब से एप्लीकेबल होगा, और जब आप पेमेंट कर दोगे देन यू आर एलिजिबल टू क्लेम जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट विदाउट विदाउट एनी कॉम्प्लायंस ऑफ सेक्शन 16(4) जो टाइम लिमिट वाला सेक्शन हमारे पास है, राइट। तो सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन 23 हमारा, वेदर आईटीसी कैन बी क्लेम्ड इफ डेप्रिसिएशन अवेल्ड ऑन द कैपिटल गुड्स इज रिवर्स्ड और लेटर ऑन। अब मैं आपको एक सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 है इसका, वो आपको मैं बता देता हूँ उसमें क्या है। सेक्शन 16(3) क्या कहते हैं, प्रोवाइड्स दैट वेयर द सेक्शन 16(3) provides that where the registered person has claimed depreciation on tax component of the cost of capital goods and plant and machinery under the provision of Income Tax Act ITC on said tax component shall not be अलाउड। ये सिंपल सी बात करता है, अगर आप कोई भी कैपिटल एसेट अपनी प्लांट एंड मशीनरी को बाय करते हो उसके ऊपर अगर जीएसटी लगा हुआ है, और जीएसटी को अगर आप इनकम टैक्स में उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करोगे, मैं टैक्सेबल वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, हाई से मैं टैक्सेबल वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ टैक्स कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ। अगर आप उसके ऊपर जो आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा होगा, अगर आप उसके ऊपर भी इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे देन यू आर नॉट एलिजिबल टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन दैट अमाउंट एज पर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 16। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसीलिए क्योंकि आपके पास एक अमाउंट के ऊपर आप दो टैक्स अथॉरिटी से बेनिफिट नहीं ले सकते। आप एक तरफ तो अपने टैक्स का डेप्रिसिएशन क्लेम करके आप इनकम टैक्स अपना बचाओगे अपना खर्चा दिखा के, राइट। दूसरी तरफ आप उसमें इनपुट भी क्लेम कर रहे हो एज पर जीएसटी में, देन आप दोनों अथॉरिटीज के दोनों अथॉरिटी से आप एक ही अमाउंट के लिए बेनिफिट नहीं क्लेम कर सकते। ऐसा इसीलिए पूरा पूरा डिनाई करा गया है। अब क्वेश्चन इज दैट वेदर आईटीसी कैन बी क्लेम्ड इफ डेप्रिसिएशन अवेल्ड ऑन कैपिटल गुड्स इज रिवर्स्ड लेटर ऑन। आंसर इज मेरा यस। क्या हमने जब कैपिटल गुड्स के ऊपर पहले डेप्रिसिएशन ले लिया, फॉर एग्जांपल मैं अपनी डेप्रिसिएशन कैसे लेता हूँ, मैं अपने बुक्स में फिल करता हूँ, देन मैं अपनी आईटीआर रिटर्न जो भी होती है बिजनेस और प्रोफेशन की वो फाइल करता हूँ, राइट। अब इस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपनी आईटीआर को रिवाइज करना पड़ेगा, अपनी डेप्रिसिएशन के अमाउंट को जो है वो रिड्यूस करना पड़ेगा। और सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि आप फिर भी इनपुट क्लेम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। आप इनपुट का क्लेम कर पाओगे, बट जो आपका टाइम पीरियड है सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग, वो टाइम पीरियड आपका अप टू सितंबर, और एनुअल रिटर्न विच एवर ड्यू डेट ऑफ द सितंबर रिटर्न और एनुअल रिटर्न विच एवर इज द अर्लियर जो है वो भी एप्लीकेबल होगा। और प्लस आपकी जो भी अदर कंडीशंस होती हैं एलिजिबिलिटी की वो भी आपको चेक करनी होगी। मतलब आंसर इज यस, आप क्लेम कर सकते हो, लॉ में कहीं भी इसको मना नहीं करा गया, बट आपको जो कंडीशंस हैं और टाइम लिमिट है उसका प्लीज जरूर आपको ध्यान रखना होगा, राइट। सो ये क्वेश्चन हमारा यही है, आप प्लीज इसको रीड कर लेना। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है कि रिवर्स चार्ज लाइबिलिटी के ऊपर है। काफी क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे जाते हैं रिवर्स चार्ज के ऊपर। मैंने लास्ट में एक बार मैं भी आपसे डिस्कस करा था कि किस मंथ मुझे पे करना चाहिए रिवर्स चार्ज। क्या मुझे उसी मंथ पे कर देना चाहिए जिस मंथ की मेरी लाइबिलिटी है, या फिर जिस मंथ मैं नेक्स्ट मंथ जब पे करता हूँ क्या मुझे उस मंथ उसका इनपुट लेना
चाहिए। तो ये चीज़ मैंने आपसे लास्ट में वीडियो में अपनी डिस्कस करी थी। आज जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि रिवर्स चार्ज लायबिलिटी जो है मैं भूल गया पे करनी, मुझे जिस मंथ पे करनी थी मैं भूल गया। जब मैं अपनी एनुअल रिटर्न फाइल कर रहा था उस समय जीएसटीआर 9 फाइल कर रहा था, उस टाइम मुझे ध्यान आया कि मेरी कुछ जीएसटीआर लायबिलिटी, सॉरी, रिवर्स चार्ज की जो लायबिलिटी है वो कुछ पेंडिंग है। वो पेंडिंग है तो वो मुझे पे करनी है DRC 03 वॉलंटरी पेमेंट के अगेंस्ट में। सो मैं पे करूंगा, बट क्वेश्चन इज दैट क्या उसका इनपुट मुझे एक AITC जो भी होगा रिवर्स चार्ज का, क्या उस मंथ मैं उस इनपुट लेने के लिए एलिजिबल हूं या नहीं हूं रिवर्स चार्ज लाइबिलिटी के लिए। सो आप बताओ प्लीज, आप एलिजिबल हो या नहीं हो। सो मैंने आपको अभी तक सेक्शन 16 जो रीड करवाया है वहां पे कहीं भी रिवर्स चार्ज को, अगर आप लेट रिवर्स चार्ज के लिए कहीं भी आपने स्पेशल, सॉरी फॉर दिस गाइस। सो मैं आपसे ये डिस्कस कर रहा था कि कहीं भी आपको मैंने सेक्शन 16 में जो है रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी के लिए कहीं भी आपको मैंने बताया है कि आपको कहीं भी रिवर्स चार्ज के लिए कहीं से हमने स्पेशल ट्रीटमेंट को रीड करा है, आंसर इज नो। तो इसके लिए भी ऐसा नहीं होगा, जब भी हमारे रिवर्स चार्ज का भी इनपुट होगा वो भी जो है हमें सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 4 की जो टाइम लिमिट है, जो कंडीशंस है, वो हमें वेरीफाई करनी पड़ेंगी। जब भी हम वेरीफाई करके अगर हम उसके लिए उस डील में आते हैं देन हम वी आर एलिजिबल टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब रिवर्स चार्ज के केस में क्या होता है, कोई इनवॉइसिस तो होता नहीं है। सो इस वजह से हमें जो रूल, हमारा रूल 36 सबसेक्शन सब रूल 1 बताता है, वो कहता है कि जो भी रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी होती है वो एक इनवॉइस अपने आप को इशू करता है, जिसको सेल्फ इनवॉइस बोलते हैं एट द टाइम ऑफ द पेमेंट। जो कि जब 16 सबसेक्शन 2 की एक क्लोज है, उसकी जो कंडीशन होती है कि आपके पास एक प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो वो एक सेल्फ इनवॉइस डॉक्यूमेंट होता है जो कि इशू करेगा। वो इनवॉइस एक डॉक्यूमेंट हो गया जिसके बेस के ऊपर रिवर्स चार्ज का इनपुट क्लेम कर सकते हैं। और जो हमारा टाइम पीरियड होता है वो होता है एनुअल रिटर्न और सितंबर रिटर्न, ड्यू डेट ऑफ सितंबर रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। फॉर एग्जांपल हमारी रिटर्न, एनुअल रिटर्न की जो ड्यू डेट है वो अगर 30 सितंबर है, देन उस केस में हम रिवर्स चार्ज की जो इनपुट है वो क्लेम कर सकते हैं। ऐसा कोई भी लॉ में रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन 25 में क्या आ रहा है हमारे पास, एक्स लिमिटेड स्टार्टेड सेटिंग अप ए प्रोजेक्ट फॉर थर्मल पावर जनरेशन, बट द कंपनी जो है वो IBC में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी में जा चुकी है। उसके जितने भी ऑपरेशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुए थे, बट जो प्लांट स्टार्ट हुआ था वो सिर्फ 30% ही कंप्लीट हुआ। नाउ द लिक्विडेटर सेलिंग कर रहा है ऑल द एसेट्स इंक्लूडिंग प्लांट एंड मशीनरी, कंसीडरिंग दैट देर इज नो GST ऑन देयर आउटपुट, दे हैव नॉट अवेल्ड एनी क्रेडिट। ना ही उन्होंने अपनी रिटर्न्स फाइल करा, ना ही कोई इनपुट क्लेम करा, क्योंकि सेल अभी बिजनेस ऑपरेशन हुआ नहीं था, इस वजह से उनका कोई आउटपुट भी नहीं था। सो कैन मिस्टर एक्स अवेल द क्रेडिट नाउ इग्नोरिंग द टाइम लिमिट रिस्ट्रिक्शन। वो पूछ रहे हैं कि टाइम लिमिट की रिस्ट्रिक्शन को छोड़ के क्या वो अब दोबारा से क्रेडिट क्लेम कर सकता है, क्या आपको लगता है? आंसर इज नो। उसको जो 16 सबसेक्शन 4 है वो रूल फॉलो करना पड़ेगा। अगर उसका टाइम पीरियड के दौरान है देन वो एलिजिबल है, अगर वो टाइम पीरियड निकल जाता है देन ही इज नॉट एलिजिबल टू क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो भी, चाहे इवन वो कंपनी बैंकरप्सी में है चाहे वो नॉर्मल कंपनी है। एज द टाइम लिमिट ऑफ अमेलमेंट ऑफ क्रेडिट इज ऑलरेडी ओवर, क्रेडिट कैन नॉट बी क्लेम। तो क्रेडिट आप क्लेम नहीं कर सकते हो, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट बैंकरप्सी कोड के लिए भी आपको इनपुट के लिए नहीं दी गई। राइट। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।